हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 भी मैंने वीडियो में कवर कर रखा है, आप मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 13, लॉज इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये उन लॉ की बात करता है जो या तो इनकन्सिस्टेंट है या डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट्स के। सबसे इसका फर्स्ट सबसेक्शन है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी बी वॉइड। इन्हें हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने से पहले इंडिया में थे और वो इन डेरोगेशन में है या वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, तो वो उस इनकन्सिस्टेंसी तक वॉइड होंगे। मतलब वे फिर यूज में नहीं आएंगे जो लॉज पहले बने हुए थे और वो फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में है। फिर इसके बाद सेकेंड सेक्शन, द स्टेट shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void post constitution law। जो स्टेट है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में होगा। इन्हें हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी कहते हैं। इसके बाद 3 सेक्शन में बात की गई है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स law includes any ordinance, order, bylaws, rules, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law। what is law? इसमें बताया गया है कि लॉ क्या क्या होगा। कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर होगा या बाय लॉ होगा, रूल्स होंगे, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज एक्सेट्रा, जो भी इंडिया में है और उनके पास लॉ का फोर्स है तो वे लॉ कहलाएंगे। फिर इसके बाद सेकंड है लॉज इन फोर्स इंक्लूड लॉज पास्ड और मेड बाय अ लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपेल्ड, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or इन पर्टिकुलर एरियाज। ये हमें बताया गया है व्हाट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसके बाद फोर्थ सेक्शन बात करता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। 24th अमेंडमेंट में ये बताया गया था। ठीक है, सबसे पहले ये जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, और एक इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, तो इसे आप ध्यान से पढ़ कर जाइएगा। सबसे पहले है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दिस पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट्स and the Supreme Court of India, Article 226 and Article 32, which can declare a law unconstitutional if it is inconsistent with any of the provisions of Part 3 of the Constitution। ये पावर जो दी गई है ये हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 के अंदर, और ये इनके पास ये पावर होती है कि वो कोई भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकते हैं अगर वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के डेरोगेशन में है या उनके साथ इनकन्सिस्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं मीनिंग एंड बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। खन्ना जी ऑब्जर्व जुडिशियल रिव्यू हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड द पावर हैज बीन वेस्टेड इन द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट्स। Judicial review is the interposition of judicial restraint on the legislative as well as executive organs of the government। The doctrine of judicial review was for the first time propounded by the Supreme Court of America। ये judicial review की जो doctrine थी ये सबसे पहले Supreme Court of America में propound की गई थी, मतलब बताई गई थी। The power of judicial review was assumed by the Supreme Court of America in the historical case of मरबरी वर्सेस मेडिसन। मरबरी वर्सेस मेडिसन के केस में ये आया था जुडिशियल रिव्यू का जो भी कंसेप्ट है। फिर इसके बाद इन गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, कान्या सीजे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम एंड दैट अ स्टैट्यूट लॉ टू बी वैलिड मस्ट बी इन ऑल कन्फर्मिटी with the constitution requirements, and it is for the judiciary to decide
whether an enactment is constitutional or not. तो गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में कान्यासीजे ने ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, और जो भी लॉ आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ही होगा उनको, और ये जुडिशरी के ऊपर है कि वो बताए कि ये लॉ इनकंसिस्टेंट है या ये लॉ सही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. इन केशवानंद भारती केस इट हैज़ बीन हेल्ड that judicial review is the basic feature of the Indian Constitution. Judicial review को basic feature बताया गया केशवानंद भारती केस में, and therefore it cannot be damaged or destroyed by amending the Constitution under Article 368 of the Constitution. और इसलिए इसे कुछ भी, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत. आर्टिकल 13 सेक्शन 1 इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. सबसे पहले है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. टू सेपरेट, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ separability. It means that an act may not be void as a whole, only a part of it may be void, or if that part is severable from the rest which is valid, and then the rest may continue to stand and remain operative. इसका मतलब ये है कि कोई एक्ट है उसमें कुछ सेक्शन तो वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, बट कुछ सेक्शन जो है वो वॉइड है. तो जो इस डॉक्ट्रिन से होगा वो ये होगा कि जो सेक्शंस वॉइड है उन्हें उस एक्ट में से हटा दिया जाएगा, और जो सेक्शन उसका पार्ट जो वैलिड बच गया है उन्हें कंटिन्यू रखा जाएगा ऑपरेशन में. देन इसके बाद है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द वर्ड्स टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड. मतलब जहां तक भी वो इनकंसिस्टेंट होंगे वो वॉइड होगा. Which means that when some provision of the law is held to be unconstitutional, then only the repugnant provisions of the law in question shall be treated by courts as void and not the whole statute. इसका मतलब वही है कि अगर कोई भी एक्ट में आपने कुछ जो void portion था वो हटा दिया तो उसे वो तो void मान लिया जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ एक्ट है जो वैलिड है उसे एक्ट पूरा माना जाएगा. इसमें केसेस हैं. A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है. Section 14 Preventive Detention Act was inconsistent with fundamental rights, so Section 14 was removed. The decision that the Section 14 is ultra vires does not affect the validity of the rest of the Act. Section 14 इसमें जो था इनकंसिस्टेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो हटा दिया गया था इस केस में. इसके बाद है द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालासारा 1951 का केस है. द कोर्ट डिक्लेयर्ड Section 13 subsection B of the Bombay Prohibition Act of 1949 as void because it violated Article 19 section 1 of subsection F of the Constitution. फिर है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का केस है. न्यूसेंसेस ऑफ डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन की गई थी इस केस में. द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर. If the valid and the invalid provisions cannot be separated from one another, then the validity of a portion must result in the invalidity of the act in its entirety. इसका मतलब ये है कि अगर कुछ एक्ट में कुछ सेक्शन वैलिड है कुछ सेक्शन वॉइड है, और जो वॉइड पोर्शन अगर हम हटा देते हैं तो उस एक्ट का कुछ मतलब ही नहीं बैठता है, तो उस पूरे एक्ट को ही वॉइड मान लिया जाएगा. इफ आफ्टर द इनवैलिड पोर्शन इज expunged from the statute, what remains cannot be enforced without making alterations and modifications therein, then the whole of it must be struck down as void, as otherwise it will amount to judicial legislation. वही है कि मतलब पूरे एक्ट को ही void मान लिया जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. इसका मतलब है टू हाइड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है. The doctrine of eclipse declares fundamental rights as prospective in nature. According to doctrine of eclipse, pre-constitutional law inconsistent with the fundamental rights are not nullity or void ab initio, but only remains unenforceable, that is remains in a dormant state. इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो भी लॉ थे वो void ab initio नहीं थे, मतलब वो एकदम स्टार्टिंग से void नहीं थे. वो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया वो तब से void हुए और वे एक डोरमेंट स्टेट में रहते हैं. इट इज ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड रिमेन्स डोरमेंट, बट इट इज नॉट दैट. ये इसके बारे में एक फेमस कोट है. देन केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 के केस में पिटिशनर वाज प्रोसिक्यूटेड अंडर इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1951 फॉर
publishing a pamphlet with no permission. This case was pending while Constitution came in force. ठीक है. Then court held that the act is void but not retrospectively. Can such a law which becomes unenforceable after the Constitution came into force be again revived and made effective by an amendment in the Constitution? मतलब अगर जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद void हो गया, मतलब वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था बट वो हो गया, मतलब void हो गया कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए गए जिससे जो वो एक्ट void हुआ था वो फिर से वैलिड हो गया, तो क्या वो रिवाइव हो सकता है? बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 में द डॉक्ट्रिन वाज ऑफिशियली क्रिएटेड इन दिस केस. बेरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 empowers government to take over motor transport business. These sections became violative of Article 19, so Article 19 eclipsed these section. इस एक्ट के कुछ सेक्शन void मान लिए गए थे आर्टिकल 19 की वजह से. Later, due to amendments in Article 19, and those sections were no more in violative of Article 19, so those sections will become again active again. मतलब आर्टिकल 19 में कुछ चेंजेस किए गए, तो उसके बाद जो वो एक्ट पहले void बता दिया गया था वो इतना ज़्यादा void नहीं, मतलब वो void नहीं रहा, तो वो again revive हो गया. The SC held that the effect of the amendment was to remove the shadow and to make this impugned act free from all blemish or infirmity. These dormant laws are still enforceable for past rights and duties, and also valid for those who don't get fundamental rights, like some fundamental rights are not available to non-citizens, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 and 30. इसके बाद एक और केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स 1974 में. श्री अंबिका मिल्स वॉज अ कंपनी विच फाइल्ड द पिटिशन टू डिक्लेयर सर्टेन प्रोविजन ऑफ बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 as unconstitutional as it is violative of Article subsection 1 and Article section 1 subsection F, right to property. High Court ruled in favor of Ambika Mills, but the Supreme Court held that Article 19 is only available to citizens and Ambika Mills is not a citizen. So doctrine of eclipse won't apply to disputed law in regard to Ambika Mills. इस केस में कहा गया कि जो आर्टिकल 19 है वो सिटीजन्स को अवेलेबल होता है. अंबिका मिल्स क्योंकि एक सिटीजन नहीं था, तो ये आर्टिकल 19 उस पर अब उसे अवेलेबल नहीं होगा अंबिका मिल्स को. इसके बाद डज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई टू अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ? क्या जो डॉक्ट्रिन है एक्लिप्स की वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे भी अप्लाई होगी? दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 के केस में बताया गया. डिफरेंशिएटेड बिटवीन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. The doctrine of eclipse does not apply to post-constitutional law. The voidness of the pre-constitutional law is not from its inception, but only from the date of the commencement of the constitution. जो pre-constitutional law है वो void ab initio नहीं होता है, बल्कि वो बाद में void होता है constitution आने के बाद. But the voidness of a post-constitutional law is from its very inception, and such a law cannot therefore exist for any purpose. लेकिन जो post-constitutional law है वो स्टार्टिंग से ही मतलब void ab initio होता है, तो वो उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई नहीं होगी. ये बात कही गई थी दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में. इसके बाद नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है वेवर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द विल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. देखते हैं. कैन अ सिटीजन वेव हिज फंडामेंटल राइट्स? बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर के केस में बताया गया. सेक्शन 5 subsection 1 of taxation of income act was ultra vires of article 14. The court held that it is not open to a citizen to waive any of the fundamental rights conferred by part 3 of the constitution. These rights have been put in the constitution not merely for the benefit of the individual but as a matter of public policy for the benefit of the general public. इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी सिटीजन वेव नहीं कर सकता है. डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द व्हील. टू टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑन द alleged violation of fundamental rights, it is necessary to ascertain its true nature and character and impact of the act, for which the court may take into consideration all factors such as history of the legislation, the purpose thereof, the surrounding circumstances and conditions, the mischief which it intended to suppress, the remedy for the disease,
विच द लेजिस्लेचर रिजॉल्व्ड टू क्योर एंड द ट्रू रीजन फॉर द रेमेडी। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द व्हील। इसके बाद है departmental instructions are neither law within the meaning of Article 13 Section 3 of subsection A nor are procedures established by law within the meaning of Article 21. Is constitutional amendment a law under Article 13 subsection 2? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया, द कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड लॉ इन क्लोज सेकंड डिड नॉट इंक्लूड लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। मतलब इस आर्टिकल में जो जिस लॉ की बात कही गई है वो आर्टिकल 368 में जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 इंक्लूडेड एवरी ब्रांच ऑफ लॉ, स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेट्रा। इफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन टुक अवे और अब्रिज्ड फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स, द अमेंडमेंट वुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड। 24th अमेंडमेंट से आर्टिकल 13 सबसेक्शन 4 आया था। न्यू क्लॉज 4 was added to Article 13 of the Constitution, which makes it clear that constitutional amendments passed under Article 368 shall not be considered as law within the meaning of Article 13 and therefore cannot be challenged as infringing the provisions of Part 3rd of the Constitution। केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था। पर्सनल लॉज जो होते हैं वो लॉ नहीं होते। इस बात में दो केस बताए गए हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा माली 1952 का केस है ये। हेल्ड दैट पर्सनल लॉ इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन लॉज इन फोर्स यूज्ड इन आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताया गया कि जो पर्सनल लॉ है वो लॉज इन फोर्स में इंक्लूड नहीं होंगे। इसके बाद ये तो लेटेस्ट ही केस है, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस है। Justice Chandrachud, while refuting Narasu case in the Sabrimala judgment, said that the definition of law under Article 13 subsection 3 is an inclusive definition and it would be inappropriate to put a restrictive interpretation upon terms of wider delineation. Going by the scripture text, he decided on the inclusion of personal laws in customs and usages under Article 13 and how they have been creating a menace by not being subjected to judicial review for years। ये बात कही थी पर्सनल लॉज नॉट लॉ के रिलेशन में। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है जुडिशियल रिव्यू और एक है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है बट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड जुडिशियल रिव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से समझ में आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।